नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु है। प्रभात खबर आप देख रहे हैं। आज हमारे साथ ऐसे कवि हैं जो पुरानी पीढ़ी के लोगों के बीच लोकप्रिय हैं ही, आज के युवा पीढ़ियों के बीच भी खूब लोकप्रिय हैं। इनकी कविताओं को लोग खूब सुनते हैं और कवि सम्मेलनों में भी जानने लोगों की भीड़ उमड़ती है। आलोक धनवा जी की बात कर रहे हैं। सर, आज 77 साल के हो गए हैं। तो एक तो जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। तो सर, हम ये जानना चाहेंगे आपके बचपन के दिन कैसे हुआ करते थे। आपका वो शहर, आपका वो गांव कैसा हुआ करता था, आप कैसे थे बचपन में? मैं जहाँ पैदा हुआ वो बिल्कुल घोर देहात था और पहाड़ पहाड़ दिखाई देता है वहाँ से, और नदियाँ हैं चारों तरफ, और जहाँ सड़क नहीं जाती थी, कोई पक्की सड़क नहीं थी, कोई पोस्ट ऑफिस नहीं था वहाँ, और एक पाठशाला थी, सिर्फ लोअर प्राइमरी पाठशाला थी। जो मिडिल स्कूल है उसके लिए भी हम लोग को पैदल चल के जाना पड़ता था। लेकिन जो शिक्षक थे हमारे, वो बहुत शिक्षित लोग थे, और न सिर्फ शिक्षक थे बल्कि अपने विद्यार्थियों के प्रति उनके मन में बहुत लगाव था। शिक्षक और विद्यार्थी का जो संबंध है, वह संबंध बहुत ऊंचाई पर था उस समय। आप पटना विश्वविद्यालय देखिए, पटना विश्वविद्यालय में मैं वहीं का छात्र रहा। तो पटना विश्वविद्यालय में जो हिंदी विभाग के जो प्रोफेसर थे, वो राष्ट्रीय ख्याति के व्यक्ति थे। उनका नाम था प्रोफेसर नलिन मुलचंद शर्मा। उन्होंने ही पहला लेख लिखा फणीश्वरनाथ रेणु पर, जो हमारे बिहार के एक बड़े उपन्यासकार हुए रेणु जी। फणीश्वरनाथ रेणु मेरे गुरु भी रहे, और फणीश्वरनाथ रेणु को सब प्यार करते थे। तो पुस्तक कितने संस्करण आ गए उसका? हाँ, महिला आंचल उन्होंने लिखा, अभी भी, और प्रति पर कथा उन्होंने लिखा। ये दो अमूल्य पुस्तकें हैं जो भारत में तो पढ़ी जाती हैं, विदेशों में, भारत के विदेशों में पढ़ी जाती हैं। और जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि रेणु जी भी घोर देहात से आते थे। अररिया जो है आपको, किशनगंज, अररिया। अब जो शिक्षक और लड़कों का संबंध है, उसमें विकास हुआ है। विकास इस रूप में हुआ है कि हम लोग के समय में इतना सूचना का इतना माध्यम नहीं था, ये मोबाइल नहीं था, और ऐसा कोई यंत्र नहीं था, टेलीविजन नहीं था, और रेडियो भी नहीं था। मैं जब बिल्कुल छोटा था तो उसमें रेडियो भी नहीं था। रेडियो भी काफी दिनों बाद आया। लेकिन उसके बावजूद अखबार तो छपते थे। बिहार में एक अखबार छपता था जो बहुत ज्यादा बिकता था, आर्यावर्त। उस अखबार को वो गांव-गांव तक लोग उसको लेते थे। एक आदमी लेता था और 10 लोग उसको पढ़ते थे। आबादी बहुत कम थी, और जंगल, पेड़ पौधे, बगीचा, ये सब ज्यादा था, और आपस में एक दूसरे से संबंध जो था, एक हिंदुस्तानी का दूसरे हिंदुस्तानी से, वो आज की तुलना में बहुत अच्छा था। ये जो जाति, धर्म और अमीर गरीब मुसलमान, आप तो विभाजन पर भी कविता लिखेंगे, विभाजन नहीं होनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल। तो जो भारत में आजादी की लड़ाई है, उसने हम लोगों को, उसने भी शिक्षित किया। मुंगेर में पढ़ने आए, जिला स्कूल मुंगेर में, तो उस समय अगर कोई नेता आते थे वहाँ टाउन हॉल में, तो उनका भाषण सुनने हम लोग जाते थे। उस टाइम तो पैदल चले जाते होंगे? हाँ, पैदल ही चलते थे। छोटा शहर था, पैदल कोई भी शहर ऐसा नहीं था
पटना में ऐसा नहीं था। पटना में पहली बार 63 में आया। आप रिसर्च हाँ, बहुत कम आबादी थी पटना की, लेकिन पटना विश्वविद्यालय तो बहुत ही पुराना है। बहुत पुराना। हम लोग को इस बात की अपेक्षा थी, जब मोदी जी आए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब आए सत्ता में, तो हम लोगों को इस बात का ये था कि पटना विश्वविद्यालय को वे केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाए, क्योंकि ये बहुत पुराना विश्वविद्यालय है। यहाँ बहुत बड़े बड़े लोग पढ़े। यहाँ पढ़े हुए लोग जो हैं वो बड़े बड़े पदों पर गए। हाँ, मुरली मनोहर प्रसाद सिंह यहाँ पढ़ते थे। वो पटना यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी में बहुत मशहूर प्रोफेसर हुए। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में गए, वहीं के शिक्षक थे, वो इसमें आते थे। हाँ, और हिंदी के जो बड़े बड़े प्रोफेसर थे और अंग्रेजी के बड़े बड़े प्रोफेसर थे, वो पटना विश्वविद्यालय के शिक्षक थे। हाँ, अंग्रेजी के और हिंदी के जो कॉमर्स कॉलेज है पटना का, वो भी, उसमें भी बड़े बड़े लोग थे। पटना विश्वविद्यालय में ये मारपीट या पढ़ाई या इस तरह की बात नहीं थी। एक समरसता थी और को एजुकेशन था। लड़के लड़की का साथ पढ़ना लिखना होता था। और पटना विश्वविद्यालय तो गंगा के किनारे ही रहा। अब तो गंगा भी दूर हो गई है। अब तो गंगा बहुत दूर हो गई, क्योंकि गंगा को बनाया नहीं, उसकी मिट्टी नहीं साफ की गई गंगा की। इस शिक्षक और विद्यार्थी का जो रिश्ता है वो बहुत अच्छा था। और आज भी मैं ये मानता हूँ कि भारत में जितने विश्वविद्यालय हैं उसमें शिक्षक और विद्यार्थी का रिश्ता अच्छा है। लेकिन ये जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है, ये मुझको पसंद नहीं है। कारण कि कोचिंग इंस्टीट्यूट पहले से मतलब दिमाग में इस चीज को भर देता है कि आप अगर हमारे यहाँ पढ़ेंगे तो आप IAS हो जाएंगे, आप डॉक्टर बन जाएंगे, आप IPS हो जाएंगे। उससे क्या होता है कि जो पढ़ाई हमारे विश्वविद्यालय में हो रही है, लड़के जो अच्छे हैं वो जाके वहाँ तैयारी करने लगते हैं। मुझसे कोई कहे कि कोचिंग इंस्टीट्यूट का क्या हो, मैं कहेंगे कोचिंग इंस्टीट्यूट को आप बंद कर दीजिए। जो पढ़ाई होगी विश्वविद्यालय में होगी। जो भारत की शिक्षा व्यवस्था आजादी की लड़ाई में विकसित हुई और नव स्वाधीन भारत में जो विकसित हुई शिक्षा व्यवस्था, वह बहुत बेहतर थी। उस समय के जो इतिहासकार थे, जैसे रामशरण बाबू थे, बहुत बड़े इतिहासकार थे। रामशरण शर्मा। हाँ, और देखिए यहाँ पर RK सिन्हा थे, अंग्रेजी के बहुत अच्छे थे। कपिल मुनि तिवारी थे यहाँ अंग्रेजी के, बहुत अच्छे विद्वान थे। तो हमारे शिक्षक भी ज्यादा विद्वान थे। उस समय जो लेखक थे बड़े बड़े इलाहाबाद के ही थे ज्यादा। जैसे कि उनका जन्मदिन भी है, एक बहुत बड़े कहानीकार अमरकांत जी, 1 जुलाई उनका जन्मदिन। और आप ये देखिए उस समय इलाहाबाद में ही रहते थे प्रेमचंद, और बनारस में भी रहते थे प्रेमचंद। दोनों जगह, कभी इलाहाबाद में रहते थे, कभी बनारस में रहते थे। बनारस तो बहुत बड़ा केंद्र था। कबीर थे बनारस के, और तुलसी थे बनारस में रहते थे। और जैसे मीरा थी वहाँ राजस्थान में। तो जितने हमारे संत कवि हुए वो बनारस से ही जुड़े थे। और बड़े जो कवि थे जैसे कबीर बहुत बड़े कवि थे संत कवियों में। और आधुनिक काल में भी जब आप आइएगा, महाप्राण निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला बहुत बड़े कवि हुए। हिंदी, खड़ी बोली हिंदी जो है
वो धीरे धीरे लोग उसको लिखना पढ़ना भूल जाएं। कोई बच्चा अब हिंदी नहीं पढ़ना चाहता। हिंदी साहित्य के हाँ नहीं, ये इस कारण से कि उसको अंग्रेजी जाननी है, तो उसको लगता है कि अंग्रेजी हमको ज्यादा नौकरी देगी और हिंदी कम नौकरी देगी, जबकि ये सोचना गलत है। आज की ये विडंबना है कि युवा पीढ़ी ज्यादातर वो अंग्रेजी बोलना अंग्रेजी सीखना चाहते हैं। हाँ। अंदर अपेक्षा ही नहीं होती कि हम हिंदी सीखें। हाँ, भारत जो है वो उपनिवेश था, अंग्रेज शासन करते थे और जहाँ उसका शासन नहीं था अंग्रेजों का, वहाँ तो उनकी अपनी भाषा है। चीनी जो है वो तो चीनी भाषा जानते हैं, बहुत समृद्ध हैं। और फ्रांस को देखिए, वो अपनी भाषा भी समृद्ध है। तो सर हम ये जानना चाहेंगे कि आपके अंदर आपको कैसे लग जगी कि हमें कवि बनना है, कविताएं लिखनी है, रचना लिखनी है? नहीं, वो तो एक ऐसा होता है कि एक खास आदमी कैसे कवि हो जाता है। रेणु जी जो थे, हरिश्चंद्र रेणु हमारे गुरु, रेणु जी तो बीएचयू में पढ़ते थे, गए थे बीएचयू में पढ़ने के लिए, लेकिन उनका मन नहीं लगा तो फिर इस तरफ आ गए, बीमार पड़े बीच में, तो उसमें वो अस्पताल में एडमिट भी हुए। उस समय देखिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पहले जो पेनिसिलिन है उसका आविष्कार नहीं हुआ था, उसी समय आविष्कार। तपेदिक की जो बीमारी है उसमें कितने बड़े बड़े, नेहरू जी की पत्नी जो कमला नेहरू है वो उस बीमारी से मर गई। और ऐसे लोग आएंगे जो कि, तो आज जो स्थिति है कि आप एक ऐसी दुनिया में हैं, आप एक ऐसे देश में हैं जिसके निर्माता जो हैं वो महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और हमारे यहाँ बाबा नागार्जुन। बाबा नागार्जुन और रेणु जी को आपस में ऐसी मित्रता थी। एक बार वो गए रेणु जी के यहाँ, रेणु जी ने देखा कि उनके खेत में रोपनी हो रही थी रेणु जी के, तो बाबा नागार्जुन ने कहा कि चलते हैं थोड़ा हम लोग भी रोपते हैं। हाँ, तो वो तस्वीर है जिसमें कि रेणु जी और बाबा नागार्जुन दोनों आदमी कीचड़ में उतर के, धन खेत के कीचड़ में, और वो रोपनी कर रहे हैं। तो जाते थे दोनों, और वो बहुत बड़े लेखक थे, उपन्यासकार भी बहुत बड़े थे नागार्जुन। उन्होंने बाबा बटेश्वर नाथ लिखा है, बहुत मशहूर है, बलचन्मा उपन्यास है, बहुत ही है। वरुण के बेटे ये बहुत है, रतिनाथ की चाची। आप आजादी की बात कर रहे हैं सर, आपकी पुस्तक है मुलाकातें। हाँ, उसमें एक कविता पढ़ रहा था कि भय से भरे देश को लूटना भी ज्यादा आसान है। हाँ, वो जो स्वाभिमान होता है एक राष्ट्र, किस गणराज्य के हम नागरिक हैं, एक जो नागरिक स्वाभिमान होता है, गरीब होना कोई अभिशाप नहीं है, ज्ञानी नहीं होना, और ज्ञानी होने का मतलब यह नहीं है जो साक्षर है वही ज्ञानी है। जो लोग हल चलाते हैं वो भी ज्ञानी है। लोकतंत्र के जो ये पहलू हैं विभिन्न, पहले तो किसी भी विषय का छात्र हो उसको भारत का इतिहास पढ़ने की, तो उसको कहा जाएगा भारत का इतिहास पढ़िए, क्योंकि फिलहाल जो हमारे सामने चुनौती है कि आधुनिक भारत का जो इतिहास था और हमारी आजादी की लड़ाई का जो इतिहास है, आज उसके बारे में भ्रम फैलाया जा रहा है, और गांधी जी के बारे में भ्रम फैलाया जा रहा है, और जवाहरलाल नेहरू के बारे में भ्रम फैलाया जा रहा है, और जयप्रकाश जी का भी ये लोग स्वागत करते हैं, लेकिन उस तरह नहीं जैसे जयप्रकाश जी थे। जब जेपी आंदोलन
की शुरुआत हुई थी, तो उस टाइम आपकी कविताएं भी रही है। लालू और नीतीश से भी आपकी क्या मतलब संबंध रहा है, कैसे नहीं उसमें तो हम लोग शामिल थे, हम थे। आप बीजेपी आंदोलन? हाँ, जो जयप्रकाश जी का आंदोलन था, हाँ, बिहार आंदोलन उसको बोलते हैं हम लोग, उसमें शामिल तो थे, लेकिन हम वो शपथ वगैरह नहीं लेते थे। अच्छा। हाँ, हम संपूर्ण क्रांति की शपथ नहीं लेते थे, क्योंकि हम जानते थे कि संपूर्ण क्रांति इस तरह से नहीं आ सकती। हाँ, इसलिए हम शपथ नहीं लेते थे, लेकिन हम जाते थे। उसमें छात्र भी शामिल थे और मध्य वर्ग का एक बहुत बड़ा हिस्सा शामिल था, और कई जगह मतलब उसमें श्रम संगठनों के लोग भी जाते थे। तो जो सपने हम लोगों ने देखे, महात्मा गांधी ने जो सपने देखे, या उनसे भी अगर पहले जाइए, जो महात्मा बुद्ध थे 2500 साल पहले, तो दुनिया भर में उनको जाना जाता है, और गांधी को भी जाना जाता है। तो भारत तो एक ऐसा देश था जहां जब स्वामी विवेकानंद गए वहां बहस करने के लिए, तो लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। और जैसे गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर थे, जिनको नोबेल पुरस्कार मिला था, तो भारत की आजादी की लड़ाई में वो शामिल थे। आप देखिए कि लाला लाजपत राय उस आंदोलन के नेता थे, साइमन कमीशन के खिलाफ थे। जितने साहित्यकार थे वो उस समय आजादी की लड़ाई में शामिल थे। जितने बड़े साहित्यकार, बंगला के, हिंदी के, तेलुगु के, तमिल के, कन्नड़ के, मलयालम के, सबके सब शामिल थे। और विभाजन से तो सबसे बड़ा नुकसान हो, अगर भारत का विभाजन नहीं होता तो भारत दुनिया के किसी भी राष्ट्र के मुकाबले मतलब कम पिछड़ा हुआ, ये मुकाबले माने उन्नतशील रहता। उन्नतशील रहता भारत में इतना बड़े बड़े ज्ञानी हुए। महाभारत जो व्यास जी ने लिखा, उसमें कितनी बड़ी बड़ी बातें हैं। और दिनकर जी ने महाभारत को सामने रख करके रश्मि रथी जैसा, रश्मि रथी तो अभी भी, हाँ, उसमें वो मतलब किताब उन्होंने लिखी, बहुत मशहूर है वो, कुरुक्षेत्र उनकी किताब दिनकर जी की बहुत अच्छी है। और दूसरी तरफ फणीश्वरनाथ रेणु और राम वृक्ष बेनीपुरी जी, ये सब ऐसे लोग थे यहाँ हमारे यहाँ। और आरसी बाबू थे, आसिफ साद सिंह, गोपाल सिंह नेपाली थे यहाँ पर। हम सर ये जानना चाहेंगे कि आज के जो युवा कवि हैं, वो कवि बनना चाहते हैं और भी यूथ हैं, तो उनके लिए क्या टिप्स हो सकता है? अगर बनना चाहेंगे तो उनके लिए क्या सुझाव होगा आपसे? नहीं, उनको भी तो जानना पड़ेगा ना देश को, और दुनिया भर के कवियों को पढ़िए। आप टॉल्स्टॉय जैसे साहित्यकार को पढ़िए, आप जो है नेल्सन मंडेला के बारे में भी जानिए, और लिंकन को भी जानिए, ब्रिटेन को जानिए। पार्लियामेंट कहाँ आया पहली बार? ब्रिटेन में आया। हाँ, दुनिया में पहली बार जो संसद जो लगी वो ब्रिटेन में लगी। हाँ। और सर हम आपसे जन्मदिन के उपलक्ष्य में बात कर रहे हैं। हाँ, तो कैसे जन्मदिन अभी आप मनाते हैं, पहले कैसे मनाते हैं? नहीं, हम तो मनाते उस तरह नहीं है। अच्छा, हाँ, तो आज कैसे मनाएंगे, मतलब केक? जन्मदिन तो हम जन्मदिन तो ऐसा है कि जैसे आप हमको प्यार करते हैं, आप हमारी कविताओं से जुड़े हुए हमारे पाठक हैं आप, या हमने कभी आपको पढ़ाया है, तो मित्रता के इतने रास्ते हैं कि ये जो कहा जाता है कि लड़की और लड़के में ही मित्रता होती है, ये नहीं है। सबसे बड़ी मित्रता है ज्ञान की मित्रता। जो दूसरे जो सुख हैं वो एक जगह जाकर तिरोहित हो जाते हैं, लेकिन ज्ञान की जो मित्रता है, कोई अगर संगीत कार है
जैसे हमारे यहाँ बड़े संगीतकार हुए, पंडित भीमसेन जोशी हुए और किशोरी अमोनकर हुई। प्रेमचंद के गोदान में, प्रेमचंद का गोदान तो अनिवार्य कर देना चाहिए कि प्रेमचंद, हाँ, कि प्रेमचंद का गोदान, आप इंजीनियरिंग कर रहे हो, चाहे आप डॉक्टर बनने जा रहे हो या आप कलेक्टर बनने जा रहे हो, गोदान पढ़िए, गोदान में वो कहानी है। उर्दू में भी जो इतने बड़े बड़े कवि हुए, जैसे मिर्जा गालिब थे, या मिर्जा गालिब को तो खूब पसंद करते हैं आज के युवा। मीर तकी मीर थे, फैज थे, फैज अहमद फैज हुए, और मखदूम साहब थे। मखदूम साहब तो बल्कि हमारे मुंगेर में आए भी थे एक बार। हाँ ना, तलत महमूद तो गायक थे, बहुत अच्छे गायक थे। पहले की जो फिल्में थी उसको देखने के लिए हम लोग, टिकट नहीं मिलता था। मुगले आजम जब पहली बार फिल्म लगी यहाँ, तो टॉकीज बहुत कम था और लोग देखने वाले ज्यादा थे। पाकीजा जो फिल्म थी, पाकीजा हम लोगों ने देखी थी। अहिंसक समाज और गैर बराबरी वाला समाज, उसको जो हमारे महापुरुषों ने, भारत के महापुरुषों ने उसकी नींव डाली थी, वो फिर से मतलब विसर्जित हो रहा है। देखिए, रेशमा एक कविता है। रेशमा बहुत बड़ी गायिका थी, लोक गायिका थी, और वो तो लोग कहते हैं कि किसी तंबू में पैदा हुई, या मतलब भारत और हिंदुस्तान के बॉर्डर पर पैदा हुई। रेशमा हमारी कौम को गाती है, कौम मतलब हिंदुस्तानी। रेशमा हमारी कौम को गाती है, किसी एक मुल्क को नहीं। जब वे गाती हैं, गंगा से सिंधु तक लहरें उठती हैं। सिंधु नदी है ना वहां, तो गंगा से सिंधु तक लहरें उठती हैं। जब वे गाती हैं, वे कहाँ ले जाती हैं, इन अधूरी असफल प्रेम कथाओं की वेदनाओं में। वे ऐसे जिस्म को उठाती हैं जो सदियों पीछे छूट गए। 4 दिनों का प्यार ओ रब्बा, बड़ी लंबी जुदाई। तो ये उन्होंने गाया था, हिंदी फिल्मों में भी आया था। तो ये है कि किसकी जरूरत है वह अशांत प्रेम जिसे वह गाती है। मैं सुनता हूं उन्हें बार बार, सुनता क्या हूं, लौटता हूं उनकी ओर बार बार। जो एक बार है वह बदलता जाता है। उनकी आवाज जरा भीगी हुई है, वे करीब बुलाती हैं, हम जो रहते हैं दूर दूर। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।